पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने है, ईरानी हमले के बाद अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। क्या यह भारत के करीब युद्ध छिड़ने की आहट है? बड़ी खबर। दूसरी खबर, मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर वाला प्रोपेगेंडा क्या पाकिस्तान ने चलाया था? नापाक टूलकिट पर बड़ा खुलासा। तीसरी खबर, क्या प्रधानमंत्री इन दिनों जमीन पर कंबल बिछाकर सोते हैं? पीएम मोदी के यम नियम व्रत की चर्चा इतनी क्यों है? चौथी खबर, असम के सीएम ने क्यों कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं मियां वाली यात्रा है? हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी में सियासी लड़ाई तेज है। और पांचवी खबर, लालू के रिश्तेदारों ने ऐसा क्या खौफनाक किया कि बीजेपी ने बिहार में जंगल राज का आरोप लगा दिया। फिक्र आपकी की शुरुआत उस खबर से करते हैं जो देश के लिए गंभीर चिंता का कारण है। दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स और वेस्टर्न मीडिया मौजूदा समय को एन एरा ऑफ वॉर कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ऐसे आकलन में चिंता का सबब यह है कि भारत पर भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की आंच आ सकती है। ऐसी आशंका इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत के पड़ोस में हालात विस्फोटक हैं। मंगलवार को जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया और बलूचिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश अल अदल आतंकी संगठन के 2 हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, ईरानी हमले के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना ने काउंटर अटैक किया। मिसाइल हमले का जवाब मिसाइलों से दिया। इस पाकिस्तानी हमले की पुष्टि तेहरान ने भी की। पाकिस्तान के जानकारों की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान पर काउंटर अटैक के लिए वहां की फौज ने फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी सच्चाई क्या है मालूम नहीं, मगर जो पता है वो ये कि ईरान के हमले का बदला पाकिस्तान ने 48 घंटे के भीतर लिया। ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर पंजगुड़ शहर में तबाही मचाई थी, तो पाकिस्तान के रॉकेट ने ईरान के हिस्से में 48 किलोमीटर अंदर घुसकर बारूदी कोहराम मचा दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सरवन शहर में किया गया, जिसमें पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को टारगेट किया। दोनों ग्रुप के 7 ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मार्ग बार सरमाचर नाम दिया, जिसमें वायुसेना, रॉकेट, ड्रोन, कलर ड्रोन शामिल थे। ईरान की तरह ही आतंकवादी संगठनों से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम करार दिया। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हमले की पुष्टि की और दावा किया कि मारे गए सभी 9 लोग विदेशी नागरिक थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने दावा किया कि ऑपरेशन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मारे गए। बीएलएफ ने नुकसान की बात मानते हुए एक प्रमुख नेता की मौत की पुष्टि की, पाकिस्तान पर बेगुनाह लोगों पर हमले करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 1980 से लेकर 1988 के ईरान इराक वॉर के 4 दशक बाद पाकिस्तान ईरान पर स्ट्राइक करने वाला पहला देश बन गया। लेकिन विडंबना देखिए, दोनों ही देश कभी खुद को एक दूसरे का दोस्त कहते थे और अब जानी दुश्मन बन गए। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका चीन तक की नींद उड़ी हुई है और भारत दोनों देशों के एक्शन रिएक्शन पर बारीक नजर बनाए हुए है। ईरान पर पाकिस्तानी हमले का ये एक और वीडियो सबूत है। ये हमला बता रहा है कि दोनों मुल्कों में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। वैसे पाकिस्तान फौज के एयर स्ट्राइक के बीच एक खबर ये भी आई कि ईरान से बदला लेने के लिए स्ट्राइक से ठीक पहले पाकिस्तान ने ईरान के सरवन शहर में आतंकी हमला भी कराया था। इसकी पुष्टि ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने की। IRNA के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के अशांत दक्षिण पूर्वी प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावरों की पहचान की जा रही है। पाकिस्तान ने तेहरान के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और सिर्फ एयर स्ट्राइक की बात पर ही अड़ा रहा। ईरान पाकिस्तान के इस रवैये से बेहद नाराज है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी कर चुका है। खबरें हैं कि ईरान पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तानी सीमा के पास बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। इधर पाकिस्तान ने भी फिर से जवाब देने की तैयारी की है। पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें करीब 300 किलोमीटर की सरहद बेहद संवेदनशील है। यही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं और दोनों की दुश्मनी से चीन अमेरिका की नींद उड़ी है।
अमेरिका ने बयान जारी करके पाकिस्तान पर ईरानी हमले की निंदा की। चीन ने ईरान पाकिस्तान में मध्यस्थता की वकालत की, जबकि भारत ने बिना ईरान का नाम लिए समर्थन किया और कहा कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को हिंदुस्तान समझता है। इस्लामाबाद का ब्लड प्रेशर हाई है क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका से मोर्चा ले रहा है। ऐसे में वो ये संदेश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उस पर पाकिस्तान जैसे कंगाल देश ने अटैक किया, लिहाजा वो जवाब जरूर देगा। और चीन ईरान से बदले के लिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ईरान के साथ तिकड़ी है। रही बात भारत की, तो भारत हर हाल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विरोध करेगा, फिर उसका दंश दुनिया का कोई भी देश क्यों न झेल रहा हो। इंटरेस्टिंगली इस मामले में चीन जो है वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि चीन की नजदीकियां दोनों से। वैसे पाकिस्तान में एक बहस और जोर पकड़ रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि ईरान के मंगलवार के हमले को पाकिस्तान नाकाम क्यों नहीं कर पाया। क्या उसको मेड इन चाइना रेडार का खामियाजा भुगतना पड़ा है? जनता इस पर हंगामा मचा रही है। पाकिस्तान की फौज इस पर खामोश है और चीन की पोल खोलने का डर है। ये मंगलवार को पाकिस्तान पर की गई ईरानी एयर स्ट्राइक के वीडियो हैं। तब पाकिस्तान ने माना था कि ईरान ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया। मतलब ये कि ईरान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में दाखिल हुए और हमला किया। अब यहाँ सवाल पाकिस्तान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता पर उठ रहे हैं और ये सवाल खुद पाकिस्तान के पत्रकार उठा रहे हैं। तभी जुबान पाकिस्तान में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि देश को ईरानी हमले का खामियाजा क्या मेड इन चाइना रडार के कारण भुगतना पड़ा? क्या चीन के नकली रडार की वजह से ही ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा? यही सवाल भारत में टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट तिलक देवाशर ने भी उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। You know, it's surprising that Iran says that it fired missiles and Pakistan couldn't detect them. They couldn't detect at the time of Balakot. They couldn't detect at the time of Osama bin Laden. So here is this nuclear power, nuclear country, nuclear weapons country. And you wonder what is the kind of defense system and mechanisms that they have. पाकिस्तान को चीन ने हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए कौन कौन से रडार दिए हैं, ये भी सुनिए। चीन ने पाकिस्तान को JY-27A रडार सिस्टम दिया है। इसकी तैनाती पाकिस्तान के मियां वाली एयरबेस पर की गई है। चीन ने पाकिस्तान को SLC-18 रडार सिस्टम भी सप्लाई किया है, लेकिन चीन के दोनों ही रडार सिस्टम ईरानी हमले को भांप नहीं पाए और पाकिस्तान पर बालाकोट की तरह फिर से एयर स्ट्राइक हो गई। पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा, जो भी उसने लिया है तो चीनी माल ही। अब खबर पाकिस्तानी साजिश पर बड़े खुलासे की। फिक्र आपकी में हमने आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक विवाद की खबर दिखाई थी। विवाद की शुरुआत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान से हुई थी। बयान में उन्होंने आरोप लगाया था कि जहां राम मंदिर बनाने की बात थी, मंदिर वहां नहीं बना, बल्कि मंदिर विवादित जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। संजय राउत के बयान से निकले विवाद को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़ाया था। सवाल पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से विवादित भूमि मिल गई थी तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनाया। इस विवाद के बाद हमने अयोध्या से तथ्यों की पड़ताल की थी और सच्चाई आपके सामने रखी थी। हमारी पड़ताल में यह आरोप गलत साबित हुए थे। अब सवाल यह है कि विवादित ढांचे से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाने की थ्योरी कहां से आई? क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश के तहत प्रोपेगेंडा चलाया गया? हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने सच्चाई जानने के लिए तफ्तीश शुरू की और अब जितेंद्र शर्मा ने इस थ्योरी के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। विवादित ढांचे से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाने की थ्योरी पाकिस्तान का भारत विरोधी भ्रामक प्रोपेगेंडा। हैशटैग राम मंदिर, हैशटैग बाबरी मस्जिद, हैशटैग कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन डे, हैशटैग हिजाब इज आवर प्राइड। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग हैशटैग्स पाकिस्तान की साजिश के कुछ चुनिंदा हथियार हैं। वो साजिश जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ रची जा रही है। हैशटैग्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है।
सोशल मीडिया पर राम मंदिर के खिलाफ नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने का षड्यंत्र रच रहा है। गलत और नफरती जानकारी फैलाकर भारत में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश हो रही है। भारत की छवि खराब करने के लिए टूल किट की मदद से दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमने पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। विवादित ढांचे से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनने की थ्योरी को इसी पाकिस्तानी टूल किट की साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी समर्थित एक्स यूजर्स ने इस थ्योरी को हवा दी। इसको फैलाने के लिए कई हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश के 3 सिरे हैं। राम मंदिर के खिलाफ दुष्प्रचार करना, बाबरी मस्जिद के प्रति समर्थन दिखाना, प्राण प्रतिष्ठा के बीच कश्मीर मुद्दे को हवा देना। आतंकिस्तान की राम मंदिर वाली साजिश का ये सिर्फ एक अध्याय है। अभी उसकी करतूत के कई और खुलासे बाकी हैं। उनके मुल्क में खाने की किट नहीं है, यहां पे टूल किट चला रहे। पाकिस्तानी साजिश पर खुलासा यह भी हुआ है कि जैसे ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हुआ था, उसके बाद से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी गैंग एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हलचल बढ़ गई है। अचानक पाकिस्तान के नए और पुराने यूजर्स एक्टिव हो गए हैं। इसके बाद राम मंदिर विरोधी और बाबरी मस्जिद समर्थित पोस्ट की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर अलग अलग एंटी इंडिया हैशटैग्स का पूरा जाल बुन दिया गया है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम, अलग अलग प्रोफाइल, कनेक्शन, सिर्फ एक पाकिस्तान, कुछ पुराने और कुछ नए यूजर्स। पाकिस्तान ने पूरे सुनियोजित तरीके से राम मंदिर के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए पुराने और नए कई पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी यूजर्स ने एक दो नहीं बल्कि कई भारत विरोधी हैशटैग्स को हवा दी। हैशटैग्स की साजिश का पूरा जाल बुन दिया गया। कुछ नाम हमने आपको ऊपर दिखाए, इसके अलावा भी कुछ और हैशटैग्स इस साजिश में शामिल हैं, जैसे हैशटैग इस्लामोफोबिया इन इंडिया, हैशटैग कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, हैशटैग कश्मीर इज पाकिस्तान। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने इन हैशटैग का इस्तेमाल कर राम मंदिर पर नफरती भावना भड़काने वाली सामग्री का प्रसार किया। खासकर यह झूठ फैलाया गया कि राम मंदिर विवादित ढांचे से 3 किलोमीटर दूर बना है। पड़ताल में यह भी पता चला कि बाबरी मस्जिद के समर्थन के बीच कई यूजर्स ने कश्मीर मुद्दे को भड़काने की कोशिश की। कुछ प्रोफाइल पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर से संबंधित चर्चा में लगे रहे। मकसद था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच कश्मीर मुद्दे पर एक खास नैरेटिव को बढ़ाना, पाकिस्तान के लिए समर्थन व्यक्त करना, भारत की छवि को खराब करना। ये सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। राम मंदिर बनने से पहले कई पाकिस्तानी नफरती टूलकिट वाली साजिश का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना होता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हिजाब विवाद और अनुच्छेद 370 हटने के दौरान भी इन्होंने ही साजिश रची थी। हालांकि इस बार वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सका। पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसका पर्दाफाश कर दिया। भारत विरोधी पाकिस्तानी टूलकिट आतंकिस्तान का पुराना हथियार। अक्सर जब भारत में कुछ बड़ा आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ती है, पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के वक्त भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टूलकिट वाली साजिश रची। पिछले साल G20 समिट के दौरान भी पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ। खालिस्तानी साजिश को सफल बनाने के लिए भी पाकिस्तान ने नापाक टूलकिट तैयार की। लेकिन अब बात अयोध्या की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबसे नई जानकारी और नई तस्वीरें सामने आई हैं। रामलला की मूर्ति का गंधाधिवास शुरू। श्याम रंग की रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है। गर्भगृह में रामलला की पहली आरती उतारी गई है। अब आपको रामनगरी अयोध्या से लगातार हर तस्वीर दिखा रहे हैं, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो पहले आपको राम मंदिर पर 2 शुभ समाचार देते हैं।
पहला ये कि अयोध्या में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। 5 घंटे के विशेष अनुष्ठान के बाद आज मूर्ति स्थापित कर दी गई। दूसरा ये है कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए यम नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए केवल कंबल बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे पास राम मंदिर से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं और आज के अद्भुत वीडियो हैं, लेकिन इससे पहले 1992 के मंदिर आंदोलन पर वो विस्फोटक खुलासा जो बीजेपी नेता विनय कटियार ने TV9 भारतवर्ष पर किया। TV9 भारतवर्ष पर विनय कटियार का बड़ा खुलासा, तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव की ओर से विवादित ढांचा गिराने का आदेश था। विनय कटियार ने TV9 ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा से क्या खुलासा। लोग गए और कार्चकों ने वो काम कर दिया जिसके निर्देश आपने छुपे तौर पर उनको दिए थे। हमने नहीं दिए थे, ये प्रधानमंत्री की ओर से आया था कि गिरा देना है। गिरा देना है। नहीं, आप कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। मंदिर आंदोलन पर विनय कटियार का एक और खुलासा, ढांचा गिराया जाना मेरी और अशोक सिंघल जी की योजना थी। अशोक सिंघल को विश्वास में लेकर गिराया ढांचा, विनय कटियार ने कहा। TV9 के न्यूज डायरेक्टर, TV9 ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा के सवाल का दिया जवाब। कुछ नहीं था, जो कुछ था विनय कटियार के हृदय में था और कुछ नहीं था, और गिराना था तय कर लिया था। यहाँ भाषण रोज देते थे, काहे गिरा देते थे? तो कोर्ट में तो आपने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट कभी गए नहीं। और आपको आपराधिक मुकदमा चलाया ढांचे को ढाया जाता है। चलाया है ढांचा, तो वहाँ तो आपने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। हाँ, तो बोल दिया आपने अभी कहा ये बात। हाँ, तो अशोक सिंघल जानते थे, तो फिर नियोजित तो बिना अशोक सिंघल के जाने हम कुछ नहीं कर सकते थे। अशोक सिंघल को विश्वास में लेना, अशोक जी के ओर से पीठ थपथपाना, ये सब कुछ निश्चित था। विनय कटियार ने इंटरव्यू में कार सेवकों पर चली गोली पर भी बड़ा खुलासा किया है। बयान का ये छोटा सा हिस्सा आगे सुनाएंगे, लेकिन ये स्पेशल शो कल दोपहर 3 बजे आप TV9 भारतवर्ष पर जरूर देखिएगा। सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे हैं इसमें, अयोध्या के चश्मदीद। यकीन मानिए ऐसा शो आपने अभी तक नहीं देखा होगा जिसमें इतने खुलासे हो रहे हैं। विनय कटियार का यह खुलासा तो आपने सुना, ऐसे खुलासे इससे पहले कभी मीडिया में सामने नहीं आए। अभी TV9 भारतवर्ष पर और भी खुलासे होने वाले, लेकिन उससे पहले आपको फिर से लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां राम मंदिर में आज भी कई अनुष्ठान हुए हैं। शुरुआत देवी देवताओं के आह्वान से हुई। आज की पूजा के विधि विधान पर पंडित दुर्गा प्रसाद जी से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। ये आचार्य कार सेवकपुरम। पिछले 2 दिनों में गर्भगृह में संस्कार से संबंधित सभी अनुष्ठान होने के बाद आज सबसे पहले सभी देवताओं का आवाहन हुआ, जिसमें मंत्रोच्चार के लिए उन्हें गर्भगृह में बुलाया गया और उनकी पूजा की गई। इस अनुष्ठान के लिए दोपहर 1:20 पर संकल्प लिया गया। शुभ मुहूर्त में संकल्प का समय सिर्फ 8 मिनट का था। संकल्प के साथ ही गणेशांबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त पुण्याह वाचन पूजा, मातृका पूजन, वसोधारा जैसे पूजन किए गए। इसे करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया। इस पूरे पूजा पद्धति में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा। सारे देवताओं तक आह्वान है और पूजन है। भगवान को उस जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा जो उनके लिए जगह बनाई गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो अधिवास इत्यादि होगा। पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने यह भी बताया कि पहले से तय अनुष्ठान कार्यक्रम के मुताबिक आज से ही मूर्ति का अलग अलग अधिवास भी शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले जलाधिवास आता है। मूर्ति को जल में रखने का अनुष्ठान ही जलाधिवास कहलाता है। कहा जा रहा है कि ठंड की वजह से जलाधिवास की अवधि छोटी रखी गई। समय के हिसाब से कम 10 मिनट एक अधिवास में हमारा लगेगा, तो 10 समय जिस हिसाब से मिलेगा 10 मिनट 15 मिनट अधिवास करके फिर आगे की पूजन हम लोग करेंगे। अब कल यानी 19 जनवरी को प्रातः फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा, जबकि 20 जनवरी को सुबह में पुष्य, रत्न और शाम को घृत अधिवास होगा। 21 जनवरी को शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया अधिवास होगा।
और फिर 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी हटेगी। इसके साथ ही रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। अगले 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान में अधिवास का विशेष स्थान होगा। अब अगली एक और बड़ी खबर अयोध्या को लेकर विनय कटियार के खुलासे से जुड़ी हुई है। 6 दिसंबर को विनय कटियार को गोली चलने की आशंका थी, लेकिन गोली चलने की आशंका के बावजूद हर हाल में ढांचा गिराए जाने की योजना तैयार थी। तो आपको इस बात का अंदाज था कि अगर ये होगा तो इसके रिपरकशन नहीं होंगे, गोलियां नहीं चलेंगी, कुछ खून खराबा तो नहीं होगा? सब अंदाज था कि नहीं होगा कुछ भी? नहीं, सब अंदाज था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ढांचा गिरना चाहिए, ढांचा जाना चाहिए। अयोध्या में ढांचा गिराए जाने पर विनय कटियार ने एक और खुलासा किया है। आधा ढांचा गिरने के बाद नरसिम्हा राव ने किया था फोन। नरसिम्हा राव ने विनय कटियार से कहा था जो करना है जल्दी कीजिए। ढांचा आधा गिर गया तो दोपहर बाद फिर आपने यही इसी घर में आके बार बार उनका फोन आ रहा था, आप उनका फोन ले नहीं रहे थे, लेकिन बाद में अशोक जी के कहने से आपने उनका फोन लिया। तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि देश की स्थिति खराब हो रही है और इसलिए वहाँ पर जो हो रहा है उसको समाप्त करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए जो करना हो। इस घटना पर विनय कटियार का पूरा खुलासा सुनने के लिए देखिए अयोध्या के चश्मदीद। कल दोपहर 3 बजे यह अपने आप में एक बहुत बहुत एक्सक्लूसिव शो है। अयोध्या के चश्मदीद कार्यक्रम में विनय कटियार ने उस खास पल के बारे में भी बताया जब ढांचा गिराए जाने के बाद उनकी पहली मुलाकात उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से हुई। लेकिन अब विनय कटियार का एक बड़ा खुलासा सुनिए। ढांचा गिराने के कई दिन बाद नरसिम्हा राव से मिले थे विनय कटियार। नरसिम्हा राव ने विनय कटियार से कहा था ढांचा गिराने में समय बहुत कम लिया। नरसिम्हा राव ने कटियार से कहा था मुझे लगा ढांचा गिराने में समय अधिक लगेगा। विनय जी, जब 6 तारीख को मंदिर गिरने के बाद आपकी नरसिम्हा राव जी से बात हुई, उसके बाद और कहा उन्होंने खाली कराओ और कार्तिकों को भेजो, उसके बाद फिर कभी आप उनसे मिले? उनका कोई खास वाक्य नहीं था। नरसिम्हा राव बहुत कम बोलते थे, काम की बात करना था, किसी काम से हम गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि समय बहुत कम लिया, हम तो सोचते थे काफी लगेगा। ये कहा उन्होंने? ये कहा। इस घटना पर विनय कटियार का पूरा बयान सुनने के लिए देखिए TV9 भारतवर्ष का स्पेशल शो अयोध्या के चश्मदीद कल दोपहर 3 बजे। और अभी अभी जानकारी आई है कि रामलला की मौजूदा विग्रह को 20 जनवरी को नए मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जाएगा। 20 जनवरी को नए परिसर में ले जाने के बाद वहां विधिवत पूजन होता रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद से रामलला के दर्शन आम लोगों के लिए बंद हो जाएंगे। अब खबर अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर असम की, जहां राहुल गांधी बनाम हेमंता बिस्वा शर्मा की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। मणिपुर और नागालैंड से होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा आज असम के जोरहट पहुंच गई। पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की इस यात्रा का यह सबसे अहम पड़ाव है, जहां वो 25 जनवरी तक रहने वाले हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने हेमंता सरकार पर बड़े हमले किए, वो रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा ने न्याय यात्रा पर मजहबी कार्ड चलकर सवाल दागे, सबसे पहले वो बयान देखिए। एक तो न्याय यात्रा न हो तो मिया यात्रा, एक तो कोनो न्याय यात्रा हुआ ना, য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल की यात्रा को मियां वाली यात्रा क्यों कहा, इसके पीछे बड़ी सियासी मैसेजिंग है। इस वक्त देश में राममय माहौल है। इस लहर में भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे। बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बॉयकॉट पार्टी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। पहले से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। अब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी न्याय यात्रा को
मियां यात्रा का तमगा देते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर कार्यक्रम का बॉयकॉट करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 3 करोड़ 12 लाख है, जिसमें 61.47% हिंदू जबकि 34.22% मुस्लिम है। असम में 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी इन सीटों का दौरा करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज न्याय यात्रा के पहुंचते ही असम का सियासी पारा अचानक चढ़ गया, जिसके केंद्र में 2 बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा। जिस असम में राहुल की न्याय यात्रा का पहला दिन है, वहां पुराने कांग्रेसी हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा किस तरह राहुल पर हमलावर है, राहुल को लेकर TV9 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने उनके गढ़ में घुसकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो भड़क गए। पहले आप ये मामला समझें। काफिला में जो 2 व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति को बाद में मैं अरेस्ट कर लूंगा 2-3 महीना का बाद। सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। आखिर आज उनको इतना गुस्सा किस बात पर आया? आपको मालूम होगा कि आज ही राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर इस राज्य में पहुंचे, जहां अपनी जनसभा में पहला हमला उन्होंने पीएम मोदी पर बोला। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सब माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी का अगला निशाना सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बने तो उनके सिपह सालार और असम के नेता गौरव गोगोई ने भी मुख्यमंत्री पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। असम की सियासत ड्रग्स की सियासत है। असम की सियासत यहाँ पे जो सुपारी माफिया है उसकी सियासत है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो असम को दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 8 दिन में 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में 11 दिन में 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की यात्रा होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने जब असम की सरकार को भ्रष्ट कहा तो हेमंता बिस्वा शर्मा किस कदर भड़के, आप खुद सुनिए। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है मेडिकल, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से साफ है कि सारा खेल चुनाव का है। शायद इसलिए वो गिरफ्तारी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ चुनावी शर्त भी जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर, चुनावी असर क्या होगा, इसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और असम कांग्रेस ने इस यात्रा से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। हलवाटिंग नाजिरा एलेसी, जोरहाट से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। देश में सर्दी बहुत है, लेकिन चुनावी गर्मी की कमी नहीं। राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच सियासी तलवार आज से नहीं खिंची हुई। आरोप प्रत्यारोप के ये दौर लगभग 1 दशक से चल रहा है। राहुल पर हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अटैक करते रहे, लेकिन आज शायद पहली बार असम के सीएम को लेकर राहुल गांधी सबसे ज्यादा आक्रामक दिखे। राहुल और कांग्रेस से उनके बिगड़े रिश्ते पर पिछले साल हमने उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और राहुल से अपने सियासी रिश्ते और कांग्रेस से अलग होने की वजहों का खुलासा किया। असम की कांग्रेस सरकार में कभी मंत्री रहे हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस से उनकी नाराजगी 2011 से शुरू हुई, जब उनके मुताबिक तरुण गोगोई की सरकार में उनको मनमाफिक सम्मान नहीं मिला। कहा जाता है कि उस साल पार्टी को जिताने में उनका अहम रोल रहा। हालांकि तब वो चुप रहे, लेकिन 2014 में
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और फिर इसके 1 साल बाद 2015 में वो पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू किया। राहुल गांधी भी मेरा पीछे नहीं ही, मैं भी राहुल गांधी का पीछे नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी का पीछे जो लोग हैं, जो जबरदस्ती जो काम नहीं होता है वो काम करवाने के लिए कोशिश करता है, हम लोग उनका पीछे है। मतलब एक बैट्समैन है, उनसे नहीं होता है, वो जीरो ही मारेगा, फिर भी आप लोग बार बार उतार देता है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि जब पार्टी छोड़ने वाले थे तो राहुल गांधी का फोन आया था, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। देखिए, राहुल गांधी ऐसा है, वो दिन बोला जाने दो, मुझको भी बोला सो हुआ, लेकिन जो एक्चुअली जो दिन में गया वो दिन 4 बार मुझको फोन किया कि आप मत ज्वाइन कीजिए, आपका जो भी है मैं कर दूंगा। लेकिन तब बोला, साहब आई एम रिसीविंग योर कॉल एट द रेसिडेंस ऑफ अमित शाह जी, हाउ कैन आई गो बैक नाउ। हमसे बातचीत करते हुए आगे उन्होंने दिल्ली में अपने साथ हुए उस बर्ताव का भी जिक्र किया था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। गांधी जी का कुत्ता था, उनको तो सब पहचानता है। और जब राहुल गांधी का घर में जाएगा, अभी जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मेरा दौर का बात बोल रहा हूँ, 2012-13, तो उनका साथ एक ही टेबल में आपको खाना खाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के एक ही रहेगा, एक ही टेबल ऐसे, यहाँ ये आपने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, आप भी एक पीस खाओ, पीडी भी एक पीस खाएगा, राहुल जी भी एक पीस खाएगा। राहुल जी खाया तो मैं नहीं देखा, लेकिन हम लोग को पीडी का इज्जत करने के लिए खाना पड़ता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है कि दिल्ली की बैठक में राहुल गांधी का सलूक उनके साथ अच्छा नहीं रहा, साथ ही उनके विचारों का भी सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। असम की राजनीति में हेमंत बिस्वा शर्मा का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उसके बाद से कांग्रेस राज्य में सरकार नहीं बना सकी। 2011 के असम चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा के रहते कांग्रेस को कुल 126 में से 78 सीटें आई। राज्य में पार्टी की सरकार बनी, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। लेकिन 2016 के चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ आए तब कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 60 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बाद 2021 में भी बीजेपी 60 सीटें जीतकर सरकार बचाने में कामयाब रही। कांग्रेस में प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ और वो 29 सीटों तक पहुंची। अब फिक्र की ऐसी खबर जिसमें एक शख्स को सत्ता के करीब होने का गुरूर इस कदर हावी था कि उसने एक सीनियर ऑफिसर को ही पीट दिया। हम बात अफसर अरविंद सिंह की कर रहे हैं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में इस अफसर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अफसर को दिल्ली रेफर किया गया। लालू यादव के करीबी रिश्तेदार पर अफसर की पिटाई का आरोप है। अफसर के सिर पर पिस्टल के बट से हमला किया गया। जिस अफसर की तस्वीर को आप देख रहे हैं वो तस्वीर जैसी है, ठीक वैसी ही तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तस्वीर विचलित करने वाली है। इसलिए हमने तस्वीर के कुछ हिस्से को ब्लर किया है। लेकिन अब तक इसे देखकर आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि यह अफसर गंभीर रूप से घायल है। हालत इतनी गंभीर है कि इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। सोचिए, एक अफसर की बर्बरता से इतनी पिटाई की गई कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। अब आप इनका परिचय जान लीजिए। ये गया के डोभी के उप नगर आयुक्त अरविंद सिंह हैं। अरविंद सिंह के साथ पटना में बेरहमी से मारपीट की गई। घटना बीती रात की है। परिवार का आरोप है कि मारपीट करने वाले आरोपी खुद को लालू यादव का करीबी बता रहे थे। आरोप ये भी है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय के बेटों ने ही कार्यपालक पदाधिकारी की बर्बरता से पिटाई की, जिस वजह से इतनी बुरी तरह जख्मी हुए। रॉड से सब कुछ दिया था उसने। तो ये कौन है नागेंद्र यादव? कौन है ये? हम नहीं जानते नागेंद्र यादव कौन है। वो बोल रहा था कि मेरा तनु यादव नाम है, मेरा नागेंद्र यादव का बेटा हूँ मैं। हालांकि पुलिस इसे शुरुआत में रोड रेज का मामला बताती रही। पुलिस ने यह भी कहा कि 2 गुटों की लड़ाई में यह घटना घटी। 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति उनको जो राहगीर थे उनको दोनों गुटों को बीच बचाव के क्रम में उनके साथ भी मारपीट कर दी गई। घायल व्यक्ति की पहचान अमृत कुमार सिंह के तौर पे हुई है, जो वर्तमान में डोभी गया में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले को जंगल राज का उदाहरण बताकर सरकार पर हमलावर है।
घटना को 48 घंटों से ज्यादा हो गए और अभी तक आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि आरोपी नयन यादव और तनुज यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री हैं। अब कहां गई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति? हालांकि पूरे मामले में सियासत तेज होते ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद सामने आए और कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी के भरोसे के बावजूद इस घटना से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसमें लेटेस्ट अपडेट यह है कि केस के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पटना पुलिस की एक टीम ने नागेंद्र राय के आवास पर छापेमारी की है और उनके भतीजे रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब रुख चंडीगढ़ करते हैं, जहां मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। ये चुनाव बीजेपी और इंडिया अलायंस का पहला चुनावी मुकाबला बन गया है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए आज चुनाव होना था, लेकिन वो टल गया। चुनाव टालने का कारण प्रिसाइडिंग अधिकारी का अचानक बीमार पड़ना बताया गया। फैसले से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता नाराज हैं, सड़क पर उतर आए और नगर निगम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब चंडीगढ़ जिलाधिकारी ने चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की है। 23 जनवरी को मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। अब हाईकोर्ट ही डीसी का आदेश बदल सकता है। अगर कोर्ट ने 6 फरवरी को चुनाव का आदेश नहीं बदला तो अब इसी दिन चुनाव होगा। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास डीसी के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। चुनाव टलने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर भारी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद निगम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनको नगर निगम कार्यालय में एंट्री नहीं दी जा रही है। एंट्री न देने का कारण बताया गया कि प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई है। फिलहाल किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हम लोग सब आ रहे थे तो हमें अचानक रोक दिया गया कि अब हमें एक व्हाट्सएप मैसेज आया, आप अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा जी चुनाव के कारण क्या बताया? एक व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहे हैं जी कि शायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हैं, इसलिए इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। तो हमें तो कोई इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप और कांग्रेस नेताओं ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात भी की। चुनाव टाले जाने को बीजेपी की साजिश करार दिया कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। ये जानते हैं कि आज उनके नंबर्स बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, हार चुके हैं वो, इस कारण कोई ना कोई हथकंडा अपनाना चाहते हैं। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के पास पार्षदों की संख्या 20 है, लिहाजा दोनों पार्टियां बीजेपी पर हार के डर से इलेक्शन टालने का आरोप लगा रही हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। बुधवार को पंजाब हरियाणा कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट की निगरानी और ऑब्जर्वर की नियुक्ति में चुनाव करवाने से इनकार कर दिया है। इधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एकजुट होने से यह चुनाव बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन बन गया। लोकसभा चुनाव से पहले इसे दोनों की चुनावी परीक्षा माना जा रहा है। सदन के मौजूदा समीकरण के हिसाब से इंडिया गठबंधन के पास नंबर ज्यादा है। चुनावों में चंडीगढ़ के सभी 35 पार्षदों के साथ चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी वोट डालेंगे। बीजेपी के पास 14 पार्षदों के साथ एक सांसद का वोट है। चुनाव में पदेन सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का वोट है। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षदों के वोट है। इसके बाद कांग्रेस के साथ तो अकाली दल का एक पार्षद है। आप और कांग्रेस के पार्षद मिलाकर 20 हो जाते हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 19 का है। ऐसे में इस बार ये लड़ाई बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। चंडीगढ़ में हर साल मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 साल का होता है।
इस साल मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मेयर पद के चुनाव में जनता के चुने हुए पार्षद वोट डालते हैं। अब आपके फिक्र की बड़ी खबर, यह खबर देश के 140 करोड़ लोगों को हिला देने वाली है। आपके खाते के बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। आप जब अपने बैंक खातों में लेन देन करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है। इसके सहारे आप अपना ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं। लेकिन अब यह पता चला है कि बिना ओटीपी आए ही आपका खाता खाली हो सकता है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है। बैंक खातों पर गृह मंत्रालय का नया अलर्ट आपको जरूर जानना चाहिए। गृह मंत्रालय साइबर सिक्योरिटी पर चिंता जताते हुए लोगों को आगाह किया है। अलर्ट में बताया गया है कि कैसे लोगों के साथ होने वाले इस अपराध को अंजाम दिया जाता है। अलर्ट की माने तो इसमें लोगों को हैकिंग से बचने के लिए एक नंबर *401# 99963 दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि वो इस नंबर को डायल करें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका फ़ोन बंद हो जाएगा। कई लोग इसे समझ नहीं पाते और फ़ोन डायल कर देते हैं और दूसरी तरफ बैठा फ्रॉड कॉलर की सारी जानकारी जुटा लेता है। बताया गया कि ऐसा होने पर कई बार ओटीपी बताए बिना ही यूजर्स धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। कई केस में यूजर्स पर दबाव बनाकर उनके फ़ोन में ऐप तक भी डाउनलोड करवा दिए जाते हैं। ये VPN ऐप होता है जो आपके फ़ोन का सारा डेटा चोरी कर लेता है। यानी साइबर फ्रॉड ने लोगों को कंगाल बनाने के लिए यह नया मॉडस ऑपरेंडी चुना है, जिसमें खाता धारक को पता भी नहीं चलता है और वो लुट चुके होते हैं। अब सवाल है कि इससे बचाव कैसे हो। अलर्ट में कहा गया है कि ऐसे स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे किसी भी कॉल का जवाब नहीं देना, क्योंकि फ़ोन या सिम कार्ड हैक होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की सूचना कॉल करके नहीं दी जाती। आपको बता दें, जनवरी 2023 में वडोदरा में बिना ओटीपी आए हुए एक खाता धारक के खाते से पैसे निकाल लिए गए थे। फरवरी 2023 में दिल्ली में बिना ओटीपी आए एक खाता धारक के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले गए थे।